स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 51 जीवेश का दिल चोरी हो गया। अब तक आपने पढ़ा। अमित उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हारी दीदी से शादी भी करूंगा। विकास, सच कह रहे हैं आप? अमित, बिल्कुल सच कह रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? विकास, जी भाई, पहले आप दीदी को पटाओ, तभी मैं आपके पास रहने आऊंगा। अमित, ठीक है, ये लो मेरा कार्ड, इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दोनों है। अब मैं चलता हूँ। वह लड़का भी चला जाता है। अमित अपनी कार में बैठकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, क्योंकि उसे मुंबई में अपना ऑफिस बनाना है और एक मैंशन भी खरीदना है। अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए उसने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया है। अब आगे, तेज सिंह जीवेश के साथ विक्रम सिंह के ऑफिस आ जाता है। तेज सिंह जब ऑफिस में एंटर करता है, वहां की लड़कियां उसे देखकर फ्लर्ट हो जाती हैं। यार, यह कौन लड़का है? असिस्टेंट जीवेश सर के साथ। ये लड़का कितना हैंडसम है। एक कलीग दूसरी कलीग से बोलती है। विक्रम सर जैसे तो नहीं है। कम से कम इन्होंने अपना मास्क तो नहीं लगाया है। जरूर यह कोई जीवेश सर का कोई रिश्तेदार है। ये भी कितना हैंडसम है। इसके ऑरा से, इसके महंगे ब्रांडेड कपड़ों से ही पता चल रहा है ये कितने पैसे वाला है। न जाने कौन बनेगी इसकी गर्लफ्रेंड। हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड हो। अरे नहीं यार, देखना कितनी कम उम्र का है। तभी तीसरी बोलती है, मैं बनूंगी इसकी गर्लफ्रेंड। क्यों, तुम क्यों बनोगी? हम भी तो बन सकते हैं इसकी गर्लफ्रेंड। जीवेश ने तेज सिंह का केबिन विक्रम के केबिन के बराबर में रेडी करवा दिया था। वहीं दो जोड़ी आंखें उनमें से एक लड़के को घूर रही और अपने मन में, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी जीवेश सर। जीवेश, ये देखो छोटे बाबू आपका केबिन। तेज सिंह जब उसमें एंटर करता है, भाई ये तो बहुत सुंदर है। इतना लग्जीरियस ऑफिस। बड़े भाई का टेस्ट बहुत अच्छा है, अपने साथ साथ मेरा भी टेस्ट का ध्यान रखते हैं। जीवेश मुस्कुराने लगता है। 3 घंटे बाद विक्रम ऑफिस में आ जाता है। विक्रम अपने केबिन में जाता है। उसके कुछ देर बाद तेज सिंह विक्रम के केबिन में आता है। विक्रम सिंह के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है, पर विक्रम सिंह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। पर फिर भी उसका ध्यान तेज सिंह पर था। फिर पूछता है, हाँ छोटे बाबू बोलो, क्या कहना चाहते हो? तेज सिंह, यही भाई, आपके ऑफिस बहुत अच्छा है और बहुत ही लग्जरियस चीजों से सजा हुआ है। विक्रम, तो आपको अच्छा लगा हमारा ऑफिस? तेज सिंह, हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा। विक्रम मुस्कुराने लगता है। विक्रम अंडरस्को, लंच का वक्त होने जा रहा है। मैं खाने का ऑर्डर देता हूँ। क्या खाना पसंद करोगे? तेज सिंह, भाई क्या हम बाहर जाकर नहीं खा सकते? विक्रम, क्यों, यहाँ पर क्या कोई परेशानी है? तेज सिंह, नहीं, जीवेश भाई ने कहा था आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो वहीं कुछ खा लेते। आप भी चलिए हमारे साथ। विक्रम जीवेश को इशारा करता है, भाई आप इन छोटे बाबू को अपने साथ ले जाए, इन्हें शॉपिंग करवाइए और इन्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पहले खाना भी खिला दीजिएगा। तेज सिंह अंडरस्को, भाई आप नहीं चलेंगे? विक्रम, मुझे अभी बहुत काम है। अगले 2-3 दिन में फैशन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वैसे ही हमारा काम देरी से हो रहा है और अपनी नई मूवी की प्रमोशन की भी तैयारी करवानी है, इसलिए मेरा अभी जाना नामुमकिन है। उन लोगों के जाने के बाद विक्रम अपने आप से बड़बड़ाता है, सॉरी डॉल, मुझे आज जल्दी आना पड़ा। बस कुछ दिन ही और रह गए हैं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा इस एनुअल फंक्शन में, क्योंकि रोमियो में बनेऊंगा और जूलियट के किरदार में तुम्हें दिलवाऊंगा। ईवा राजवंश नाम है न तुम्हारा। जल्दी ही मैं तुम्हें राणा विक्रम सिंह राठौर बनाऊंगा। और फिर विक्रम मुस्कुराने लगता है, अब मुझे तुम्हारे रंग रूप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डार्क कैसे हो गई। ईवा, तुम जैसी भी हो, सिर्फ मेरी हो। इस बार तो मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। मुझे समझ आ चुकी है, मैं तुम्हें जब भी देखता हूं मेरा दिल बहुत जोरों को धड़कता है। और फिर मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगता है। तेज सिंह फिर जीवेश के साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। जीवेश तेज सिंह को फोनिक्स मार्केट सिटी मॉल में ले जाता है, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तेज सिंह, भाई यह वही मॉल है ना जो कुछ महीने पहले आतंकवादियों ने इसे घेर लिया था? जीवेश, हाँ यह वही मॉल है जहां 200 आतंकवादियों ने अपना कब्जा कर लिया था। तेज सिंह, तो क्या उसे वक्त आप यहां मौजूद थे? हाँ, मैं और सर और हमारे बॉडीगार्ड सभी यहाँ थे। एक नई मूवी के लिए डायरेक्टर ने अपनी उस मूवी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मीटिंग रखवाई थी। उसे मूवी की अभी कास्टिंग चल रही है। तेज सिंह, भाई फिल्मों में भी पैसे लगाते हैं।
जीवेश, हाँ, क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं? तेज सिंह, नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी है। फिर तो मुझे और बताए आतंकवादियों के बारे में। कैसे उनका लीडर उस फाइटर गर्ल से वो हारा? जीवेश उसे दिन की सारी घटना को बता देता है। तेज सिंह, फिर उसे लीडर का क्या हुआ? जीवेश अंडरस्को, होना क्या था, उसे लड़की से उसे हारना मंजूर नहीं किया। वह सदमे में चला गया। और वह सच में वह पागल हो गया। इस वक्त वह पागल खाने में है। सरकार उसका इलाज करवा रही है, जिससे वह सही हो जाए और उससे पूछताछ की जाए। तेज सिंह, मैंने सुना है पुलिस वाले अभी भी उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इस मॉल को बचाया। जीवेश अंडरस्को, हाँ, सरकार उन्हें ढूंढ रही है। न जाने कहां से तूफान की तरह आते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे पर सींग। विक्रम सर ने भी उन्हें ढूंढने पूरी कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिले। एक बार फिर जुहू बीच में 25-30 गैंगस्टर्स ने यंग लड़कियों को पकड़ने की कोशिश की। वह लड़कियों को जबरदस्ती ले जा रहे थे। फिर से वह तूफान की तरह आए और उन लोगों ने फिर से लड़कियों की जान बचा ली। और जब हम पहुंचे सब कुछ खत्म हो चुका था। हम लोग फिर उनकी मदद नहीं कर पाए। ऐसे ही बात करते करते वह दोनों मॉल की शॉप पर पहुंचे। छोटे बाबू, आपको जो भी खरीदना है खरीद लीजिए। तेज सिंह जब शॉप पर पहुंचता है, सेल्स गर्ल और भी वहां की लड़कियां उसे मुंह फाड़कर देख रही थी। कितना हैंडसम लड़का है, उनके पास आकर अपना मुंह बंद करो नहीं तो मक्खियां घुस जाएगी। सेल्स गर्ल झेप जाती है। तेज सिंह उनसे लेटेस्ट ब्रांडेड मेंस वियर निकलवाता है। इधर जीवेश एक मॉल के शोरूम के पास खड़े होकर कुछ देख रहे थे। अब ये तो वही जानते हैं कि वो क्या देख रहे थे। तभी एक लड़की जीवेश से टकरा गई और गिर गई। जीवेश हड़बड़ी में उसको नीचे देखने लगा। मिस, आप ठीक हो ना? उसे लड़की का मुंह ढका था, आंखें खुली थी और बस सिर हिलाकर इशारा किया, जैसे कह रही हो मैं ठीक हूं। जीवेश ने अपना हाथ दिया, फिर वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। एक झटके में उसका हल्का चेहरा खुल गया। इस चेहरे को जीवेश ने देख लिया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। जीवेश उसकी आंखों में ही खो गया। उसे अपने दिल में गिटार बजाना शुरू हो गया। हाइट यही कोई 5.5 फीट थी, उम्र 19-20 साल की लग रही थी। वह लड़की तुरंत मुंह ढक कर निकल जाती है। जीवेश पीछे खड़ा उसको देखता ही रह जाता है। जीवेश अपने आप में काफी समय हो गया है। अब तो छोटे बाबू की शॉपिंग भी हो गई होगी। वो अपने हाथ की कलाई में घड़ी में टाइम देखता है, उसकी कलाई में घड़ी नहीं मिलती है। इधर उधर देखकर फिर नीचे देखने लगता है और सोचता है हो सकता है यहीं कहीं गिर गई हो घड़ी खुलकर। वो उसे मिल नहीं रही है। अपने आप में बड़बड़ाते हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो बहुत महंगी घड़ी है। उसका लॉक भी बहुत ही टाइट है। वो कहाँ गिर सकती है? तेज सिंह ने अपने मेंस वियर और अपने जरूरत के अंडरगारमेंट्स सभी खरीद लिए। सेंट एक्सवीआर कॉलेज की छुट्टी हो चुकी, सभी अपने अपने घर पहुंच गए। इधर मॉल में तेज सिंह, वह जीवेश के पास आया। भाई चलिए, बहुत तेज की भूख लगी है। मेरा मोबाइल तो मेरी जेब में है, हाथ में शॉपर्स लगे हैं। टाइम बताइए कितना हुआ है? क्या हुआ भाई, आप क्या देख रहे हैं? छोटे बाबू, मैं सुबह घड़ी पहनकर आया था, अब कलाई में घड़ी नजर नहीं आ रही है। फिर उसने अपना वॉलेट देखने लगा। उसके कोट में वॉलेट भी नहीं था। अब तो जीवेश परेशान हो गया। सब कुछ तो आज मैंने सुबह लिया था। फिर उसने अपना मोबाइल देखा, मोबाइल तो मिल गया, घड़ी और वॉलेट गायब हो गए। क्या हुआ भाई, आप तो पैनिक हो रहे हो? जीवेश परेशान होकर कहता है, यार ऐसा लग रहा है मेरी तो चोरी हो गई। तेज सिंह हंसते हुए, कहीं आपका दिल तो चोरी नहीं हो गया? नहीं छोटे बाबू, मैं सच कह रहा हूं, मेरे सामान चोरी हो गया। हाथों की घड़ी और मेरा वॉलेट भी निकल गया। क्या कह रहे हो भाई? ऐसे कैसे हो गया, वह भी इतने बड़े मॉल में? सीसीटीवी कैमरे तो होंगे ना, चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी से टकराए तो नहीं थे? हाँ, 20 मिनट पहले एक लड़की से टकराया था। लड़की बहुत सुंदर थी, बस मैं उसी से टकराया। ओ भाई, वह तो आपका वॉलेट, घड़ी और आपका दिल भी चुरा कर ले गई। जीवेश, क्या बक रहे हो? तेज सिंह जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, वह चोरनी आपका दिल भी चुरा कर ले गई। आप उसको देखते रहे, मौका पाकर आपका सामान चुरा कर ले गई। अब क्या करना है उसका, चलो सीसीटीवी कैमरे देख लेते हैं। जीवेश एम्बेरस्ड हो गया। वह बुरी तरह से झेप गया, फिर बुरी तरह से चिढ़ गया। रहने दो, कभी तो सामने आएगी। छोड़ूंगा नहीं उसे, लड़की को, एक बार वो मुझे मिल जाए। तेज सिंह, हाँ हाँ भाई, छोड़ना नहीं, मिल जाए तो उससे शादी कर लेना, जिससे आपको पत्नी, हमें हमारी भाभी मिल जाएगी। जीवेश, जस्ट शट अप, अब आप खामोश हो जाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ। तेज सिंह चुप हो जाता है, पर फिर भी वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। दोनों राठौर मैंशन निकल जाते।
जीवेश का मुंह लटका होता है। आज का दिन भी बीत गया। जीवेश की घड़ी और वॉलेट कौन चुरा ले गया? क्या जीवेश को वह लड़की मिल जाएगी जिससे जीवेश टकराया था? वो दो जोड़ी आंखें किसकी थी जो साइको की तरह देख रही थी? 52 जीवेश का पोपट बन गया। अब तक आपने पढ़ा। तेज सिंह। हाँ हाँ भाई, छोड़ना नहीं, मिल जाए तो उससे शादी कर लेना जिससे आपको पत्नी हमें हमारी भाभी मिल जाएगी। जीवेश जस्ट शट अप। अब आप खामोश हो जाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ। तेज सिंह चुप हो जाता है, पर फिर भी वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। दोनों राठौर मैंशन निकल जाते। जीवेश का मुंह लटका होता है। आज का दिन भी बीत गया। अब आगे। राठौर मैंशन। रात हो चुक थी। विक्रम भी आ चुका था। विक्रम ने जब जीवेश को देखा, भाई आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? पीछे से तेज सिंह बोला। जीवेश भाई का दिल चोरी हो गया। विक्रम ने अपनी भौहें उच्चकाई और दोनों की तरफ देखने लगा, जैसे आंखों से पूछ रहा हो क्या हुआ। इतने में जीवेश बोला, छोटे बाबू अब तो बस भी करो, कितना मजाक बनाओगे मेरा? तेज सिंह अपना सर ना में हिलाता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए। आप हमारे बारे में नहीं जानते, हम सर के साथ ही रहेंगे। हम शादी नहीं करेंगे। तेज सिंह, तो क्या आप जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे? हमने भी अब ये सोच लिया है, हम आपकी शादी करवा कर ही रहेंगे। हम आपको कुंवारा नहीं रहने देंगे। जीवेश, तो क्या इस तरह हमारी शादी करवाओगे? और हमें तो ये भी नहीं पता वह लड़की कहाँ की थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। वह लड़की तो चोरनी थी। विक्रम, आज क्या हुआ था छोटे बाबू, बताएंगे आप? तेज सिंह, मॉल में जो भी आज हुआ वह सब विक्रम को बता देता है। अब तो विक्रम भी मुस्कुराने लगा। विक्रम को मुस्कुराते हुए देखकर, हाँ कुंवन शाह, मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो, आज तो मेरा ही पोपट बन गया। एक मामूली सी लड़की मुझे पोपट बना गई। 6.5 फीट मस्कुलर बॉडी कमांडो की ट्रेनिंग ले हुए मुझ जैसे लड़के को पोपट बना गई, कभी तो सामने आएगी। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मेरी घड़ी और वॉलेट दोनों चुरा ले गई। अब तो विक्रम भी मजाक करते हुए बोला, हाँ हाँ, छोड़ना नहीं उसे, हमारी भाभी बनाओ और अपनी पत्नी बनाकर ले आओ। क्या कुंवर साहब, आप भी मेरा मजाक उड़ाए रहे हैं? फिर सभी हंसने लगते। मेड ने तीनों से आकर कहा, डिनर लग चुका है। तीनों डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। सभी अपना अपना डिनर करते हैं। जीवेश तो आज बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। अब सभी खामोशी से डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। वहीं अमित के अपार्टमेंट में। अमित इस वक्त होटल में ना जाकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वही होटल में आरती अमित का इंतजार कर रही है। उसने अमित को फोन लगाया। अमित ने फोन रिसीव किया। बोलो, किस लिए फोन किया है? आरती, आज तुमने होटल में आने को कहा था, तुम क्यों नहीं आए? इधर से अमित, काम ज्यादा होने की वजह से आने को नहीं हुआ। आरती, तो क्या तुम नहीं आओगे? नहीं, मैं नहीं आ रहा, मुझे बहुत काम है, मुझे अपना काम देखना है। अमित फोन कट कर वहीं रख देता है। आरती कटे हुए फोन को देखती रही, उसने भी दोबारा फोन नहीं लगाया। आरती थोड़ी देर रुकने के बाद वह भी होटल से निकाल जाती है। इस वक्त आरती बहुत गुस्से में थी। आरती अमित के अपार्टमेंट में भी नहीं जा सकती। अमित का सख्त ऑर्डर है, होटल के सिवा वह कहीं नहीं मिल सकती उससे। अब आरती फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। क्या करूं? इस लड़के का कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे इसको अपना बनाऊं? और मुझे ये भी नहीं पता अमित किस लड़की को चाहता है। सच में चाहता भी है कि नहीं किसी लड़की को, यह मुझे उसके कॉलेज में जाकर ही पता चलेगी। वहां जाकर मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं अपने अमित को किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। गुस्से में भुना भुनाते हुए वो वहां से चली जाती है। इधर अमित अपने बेड पर आराम से सिरहाने लगाकर लेट जाता है और दिन भर की हुई घटना को याद करता है। फिर बड़बड़ाते हुए मुस्कराते हुए कहता है, सिली गर्ल, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तुम मुझे भा गई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ मेरी बनकर ही रहोगी। अंजू मेहरा, कल मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर, ऐसे ही अपने आप में मुस्कुराते हुए। न जाने उसे किस पहर नींद आ जाती है और वह सो जाता है। त्रिपाठी विला। आज सारंग को भी नींद नहीं आ रही है। रूही के साथ हुई घटना को याद कर रहा है। अपने आप में मुस्कुराते हुए कहता है, इतने दिनों से मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पाया? तुम मेरी हो, कल मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? वो भी मुस्कुराते हुए सो जाता है। उसी घर में राजेश त्रिपाठी अनीता जी से कहते हैं, आज मैं कंपनी गया था, मैंने वहां के मैनेजर से बात की। अनीता जी उत्सुकता से राजेश जी की बातें सुन रही थी। फिर वो राजेश जी से पूछती हैं, हाँ बोलो, क्या हुआ वहां जाकर? मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ वहां से कुछ ले सकता हूँ या कंपनी को कब्जा कर सकता हूँ। अनीता जी, मतलब मैं समझी नहीं।
यही पापा बहुत ही मजबूती से बिल सारंग के नाम से बनवाई है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं थोड़ा कुछ भी किया तो पुलिस कंप्लेन हो जाएगी और मुझे गिरफ्तार कर लेगी। अनीता जी, यह आप क्या कहा रहे हैं? हाँ अनीता, मैं सही कह रहा हूँ। वहाँ के मैनेजर पवन सिंह ने बताया है मुझे। बिल में लिखा है, उस कंपनी में जब तक सारंग के साइन नहीं होते हैं, किसी को भी जॉब पर भी नहीं रख सकते। सारंग ही उस कंपनी में वर्कर्स रख सकता है और मंथ के लास्ट दिन में सारंग के पास फाइल जाती हैं, जो वह सब उसकी निगाह में रहता है। इसलिए चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। भूल जाओ अनीता कि हमें इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी मिलेगा। आई एम सॉरी अनीता, मुझे नहीं पता थी कि पापा इतना बड़ा कुछ खेल जाएंगे। अनीता जी, तो क्या अब हमें कुछ नहीं मिलेगा और अब हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा? अनीता जी उदास हो जाती हैं। उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी न जाने किस पहर दोनों सो गए। अगली सुबह त्रिपाठी विला। सारंग अपने समय पर उठाता है। जब वह वर्कआउट करने के लिए अपने जिम रूम में जाता है, वहां पहले से ही कुणाल मौजूद था। सारंग ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से बोला, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे जिम रूम में आने की? कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, मैं क्यों नहीं आ सकता? ये मेरा भी घर है। जो तुम्हारे दादा थे वो मेरे भी दादा थे। सारंग, और रियली शायद तुम भूल गए हो तो मुझे दोबारा याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें, ये घर मेरा है ना कि तुम्हारा। 2 मिनट में मैं चुटकी बजाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंकवा सकता हूँ। कुणाल, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। सारंग, और भला मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राजेश त्रिपाठी भी तुम्हारे भी डैड है। उस हिसाब से मैं तुम्हारा भाई लगता हूँ। सारंग, तुम मेरे कोई भाई नहीं लगते हो और जबरदस्ती के रिश्ते में निभाता नहीं हूँ। तुम मुझसे नॉनसेंस बातें तो करो ही मत। तुम अपने डैड को तो बाहर नहीं निकाल सकते। सारंग, बिल्कुल निकाल सकता हूँ मैं इस घर से उन्हें। जो मेरी माँ का नहीं हुआ वह मेरा भी नहीं है। इसलिए बेहतराई इसी में है तुम्हारी, मेरे जिम रूम से अभी के अभी निकल जाओ। दोनों की बेहस को सुनते हुए अनीता जी वहां आ जाती हैं। कुणाल, चलो यहाँ से, अब तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। मोम में क्यों नहीं आ सकता यहाँ? ये हमारा भी तो घर है। बेटा इस वक्त यहाँ से चलो। अनीता जी कुणाल को खींचते हुए ले जाती हैं। बेटा अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। घर तो घर, यहाँ तक कि कंपनी भी नहीं है। ये सब सारंग के ही नाम है। कुणाल, यह आप क्या कह रही हैं? अनीता जी, कंपनी भी सारंग के ही नाम है। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, ये हमें जब चाह तब निकल सकता है यहाँ से। इसका मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरे एडमिशन का क्या होगा? मैं कॉलेज जा पाऊंगा या नहीं? अनीता जी, पता नहीं बेटा, मैं तो राजेश से शादी से करके पछता रही हूँ। राजेश की बातों में कैसे आ गई? मुझसे तो राजेश ने यही कहा था, वो सारंग की माँ को नहीं चाहता है। और बात भी सच थी। मैं ही राजेश के प्यार में पागल हो गई थी। मैं ये बात भी जानती थी। राजेश शादीशुदा है। राजेश के मैं इतने करीब आ गई जिससे तुम मेरे कोख में आ गए। अपनी बीवी को बिल्कुल प्यार नहीं करता था। वह तो सिर्फ उससे बदला ले रहा था और ना ही वो उसके कभी करीब गया। कुणाल, फिर यह सारंग कैसे हुआ? अनीता जी, कंपनी की तरफ से एनुअल पार्टी थी। उस पार्टी में राजेश और सीमा दोनों पार्टी में गए थे। उस दिन मैं अपनी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं जा पाए। पार्टी में राजेश ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक के नशे में सारंग की मां सीमा के करीब चला गया। सारंग उसी दिन का नतीजा है। उस दिन अगर मैं पार्टी में होती तो आज ये सारंग हमारे सामने नहीं होता। उसके 1 महीने बाद राजेश ने उसे तलाक दे दिया था। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। हमारी शादी से पहले ही तुम भी मेरे पेट में आ चुके थे, इसलिए हमें शादी करना जरूरी थी। हम शादी करके एब्रॉड चले गए थे। जब वहां पर हमारा सब कुछ खत्म हो गया, तब हमें यहाँ आना पड़ा। सीमा प्रेग्नेंट हुई। उसने यह बात किसी को नहीं बताई कि वह प्रेग्नेंट है, शिवाय तुम्हारे दादाजी के। दादाजी ने यह बात छुपा ली। राजेश ने कोशिश भी की थी कहीं सीमा प्रेग्नेंट तो नहीं है, पर उसे कुछ नहीं पता चली। सारंग पैदा हुआ उसके 6 महीने बाद राजेश जी इस घर में वापस आए, तब जाकर पता चली कि सीमा ने एक बच्चे को जन्म दिया है और यह बच्चा राजेश का ही है। ये सारंग ही था, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि राजेश सीमा को तलाक दे चुका था। सारंग के 3 साल होने के बाद सीमा की दूसरी शादी करवा दी। सारंग को सीमा को नहीं दिया, उन्होंने उसे अपने पास रख लिया, जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो। इन सब की राजेश को जानकारी नहीं थी कि उसके दादा सब कुछ सारंग के नाम कर गए हैं। घर की तो पता चल गई उस दिन, तुम्हारे सामने ही बताया सारंग ने। हम तो इसी धोखे में रहे। ये सब कुछ राजेश का है। कल जब कंपनी गए थे, तब उन्हें इस चीज की पूरी तरीके से जानकारी मिली। सारंग के साइन के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
पैसा भी नहीं मिल सकता। राजेश उस कंपनी में एक कर्मी की तरीके से काम करेंगे तो कुछ हो सकता है। उन्हें भी वैसे ही सैलरी मिलेगी जैसे और कर्मचारियों को मिलती है। कुणाल वही धम से बैठ जाता है। इसका मतलब सारंग पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी का मालिक है। बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब कुणाल का क्या होगा? कुणाल किसको गलत मानेगा? 53 टेढ़ी है पर मेरी है। अब तक आपने पढ़ा, इन सब की राजेश को जानकारी नहीं थी कि उसके दादा सब कुछ सारंग के नाम कर गए हैं। घर की तो पता चल गई उस दिन, तुम्हारे सामने ही बताया सारंग ने। हम तो इसी धोखे में रहे। ये सब कुछ राजेश का है। कल जब कंपनी गए थे तब उन्हें इस चीज की पूरी तरीके से जानकारी मिली, सारंग के साइन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पैसा भी नहीं मिल सकता। राजेश उस कंपनी में एक कर्मी की तरीके से काम करेंगे तो कुछ हो सकता है। उन्हें भी वैसे ही सैलरी मिलेगी जैसे और कर्मचारियों को मिलती है। कुणाल वही धम से बैठ जाता है। इसका मतलब सारंग पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी का मालिक है। बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब आगे। कॉलेज में आज सारंग खुशी खुशी कॉलेज में आ रहा था। चेहरे पर लंबी सी मुस्कान थी। उसका दिल धड़क रहा था। सारंग का दोस्त विनीत, क्या बात है? मंद मंद मुस्करा रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। मनीषा और नैना कॉलेज में आती हैं। अंदर आते वक्त दोनों सोच रही थी कि आज वह हर हाल में विक्रम सर को ढूंढ के ही रहेगी। विक्रम सिंह पहले प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाता है, उसके थोड़ी देर बाद विक्रम सिंह अपने पर्सनल ऑफिस में आ जाता है। वही नैना और मनीषा दोनों अपनी क्लास में न जाकर बाहर ही रह जाती हैं। बेल बजते ही सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। विक्रम सिंह भी अपनी क्लास लेने चला जाता है। क्लास लगने के बाद वो अलग अलग होकर फर्स्ट ईयर की क्लास में विक्रम को ढूंढने लगती हैं। मनीषा और नैना एक दूसरे से अनजान थी। वह दोनों ही अलग अलग होकर क्लास में देखने लगती है। फर्स्ट ईयर क्लास के 4 सेशन होते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए, जिसमें वह सबसे पहले बीए क्लास में जाती हैं। वहां भी विक्रम सर नजर नहीं आते हैं। उसके बाद बीएससी में देखती है, वहां भी विक्रम नहीं मिलता। फिर बीकॉम क्लास में जाती है, विक्रम वहां नजर आ जाता है। विक्रम को देखकर मनीषा बहुत खुश होती है कि फाइनली विक्रम उन्हें आज नजर आ ही गया। उसके पीछे ही नैना को भी विक्रम नजर आ जाता है। नैना भी देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली उसे भी विक्रम नजर आ गया। वो दोनों क्लास के अंदर नहीं गई। दोनों ने सोच रखा था कि किसी भी तरीके से हम विक्रम की ऑफिस में जाएंगे जब विक्रम फ्री हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। विक्रम फ्री होकर अपने पर्सनली ऑफिस में चला जाता है। अपने ऑफिस में नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपेयरिंग कर रहा था। वह उसमें अकेला बैठा था। फाइनली वह वक्त आ गया। मनीषा विक्रम से मिलना चाहती थी। अब मनीषा और नैना आमने सामने थी, एक दूसरे को गुस्से से देख रही थी और आंखों ही आंखों में कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। दोनों एक दूसरे से कुछ कहती नहीं है। अपने मन में दोनों इस वक्त यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। उन्हें इस बात की जानकारी तो मिल चुकी थी। दोनों का ही मकसद एक ही है। अब दोनों पीछे नहीं हटेंगी। देखना यह है कि विक्रम किसको मिलता है। दोनों ही वहां से चली जाती हैं। इसी तरह से अमित भी अपनी क्लास लेकर चला जाता है। आधे घंटे बाद ब्रेक लंच होता है। स्पोर्ट कोर्ट में रौनक और उसके दोस्त चले जाते हैं। वहां अपना नाम फुटबॉल सपोर्ट में लिखवाने चला जाता है। 15 दिनों के बाद उसका कंपटीशन है दूसरे कॉलेज से, और उसके दोस्तों ने भी नाम लिखवा दिया था। अब उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत थी। बाकी के बच्चे कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन में ईवा, रूही, रीमा, रैना, रिचा और अंजलि और उनके दोस्त सभी वहां लंच के लिए बैठ जाते हैं। ईवा अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर देने चली जाती है। कैंटीन में सारंग और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। सारंग रूही को देखकर मुस्कुराने लगता है। रूही उसको देखकर चिढ़ जाती है। सारंग को देखकर सभी चुप हो जाते हैं। इतने में ईवा भी आ जाती है। वो भी ये सब देख रही है। वो भी ये देखना चाह रही है कि आगे क्या होने वाला है। सारंग रिचा को इशारा करता है। वो डरते और घबराते हुए चेयर से हट जाती है और वो वॉशरूम का बहाना करके वहां से चली जाती है। सारंग जल्दी से रूही के बगल में जाकर बैठ जाता है। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रूही, फाइनली मुझे क्यों ढूंढ लिया? रूही सारंग को टोंट मारते हुए पूछती है। सारंग, तुम्हें देखकर कल का इंसिडेंट याद आ गया, इसीलिए तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ कैंटीन में चला आया। देखो मिस्टर, कल जो भी हुआ था एक्सीडेंटल हुआ था। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है तो उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। सारंग, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अब तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाऊंगा। रूसी, ओ तो कल का घूसा भूल गए जो मैंने तुम्हें मारा था। सारंग, तभी तो मैं तुम पर फिदा हुआ हूं और तुम पिटाई की बात कर रही हो। रूही अंडरस्कोर, और तुम्हारी हो कोल्ड मनीषा जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसका क्या होगा? सारंग, वह मेरी रियल वाली गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखता हूं।
कल जब तुमसे एक्सीडेंटल किस हुआ उस वक्त बिल्कुल मेरे दिल में तार बजने लगे। रूही, अब तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। तुम एक बिगड़ी बाप की औलाद हो, जिन्हें तुम्हें गर्लफ्रेंड रखने का शौक है। पर मैं वैसी लड़की नहीं हूं जो मैं तुम्हारी दौलत पर फिदा हो जाऊं। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने का। रूही जल्दी से उठ जाती है। सारंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही, सारंग के ऐसा करने से वह तिलमिला गई। गुस्से में उसने एक झटके में अपने पैर से सारंग के पैर पर दे मारा। सारंग दर्द में मचल गया। रूही ईवा की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़कर वहां से चली गई। सारंग देखता ही रह गया। सारंग के दोस्त बोले, सारंग अब तुम क्या करोगे? सारंग, तीखी मिर्ची, मजा आ गया। कोई लड़की तो ऐसी मिली जो मुझ पर हावी हो सके। अब तो पूरी कोशिश करके रहूंगा उसे पाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या तुम सचमुच में उसे अपना बनाओगे? कोई गेम तो नहीं करोगे? सारंग, नहीं यार, मैं उसे सच में अपना बनाऊंगा। मुझे भी किसी की जरूरत है, एक सच्चे जीवन साथी की। थक चुका हूं मैं ये सब झूठे रिश्ते निभाते निभाते हुए। मुझे भी एक सच्चा रिश्ता चाहिए जो मुझे रूही दे सकती है। रीमा और रैना भी बड़े गौर से सारंग को देख रही थी और अपने मन में कह रही थी, क्या ये वही सारंग है जो इतना घमंड लेकर रहता है और कहता था कि इस कॉलेज में सबसे ज्यादा ट्रस्टी मेरे डैड से ही मिलती है। फिर सभी अपना सिर झटक कर वहां से चले जाते हैं। कैंटीन में सारंग और उसके दोस्त ही रह जाते हैं। सारंग अपने मन में टेढ़ी है, पर मेरी है, सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। आज अमित ने अंधेरी वेस्ट में प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसका नाम मिरेकल स्टार रखा गया, जो कई दिनों के प्रोसेस में चल रहा था लेने के लिए। उसकी 20 मंजिल पर एक ऑफिस भी बना लिया जो बहुत ही लग्जरियस चीजों से बना है। आज उसमें इंटरव्यू चल रहे हैं जिसमें से उसे एक को सिलेक्शन करना है अपने असिस्टेंट के लिए। बाकी के सिलेक्शन 4 दिन बाद अभिषेक करेगा। अभिषेक 3 दिन बाद इंडिया आ रहा है, क्योंकि हॉलीवुड की मूवी की कास्टिंग के एक्ट्रेसेस की इसी प्रोडक्शन हाउस में की जाएगी। बाकी के वर्कर्स का भी सिलेक्शन होगा। उनमें से एक 22-23 साल का लड़का असिस्टेंट की जॉब के लिए आता है और वह इंटरव्यू में पास भी हो जाता है अमित के सामने। वह लड़का, अमित, तो आपका नाम जय सिंह है। जय की हाइट यही कोई 5.8 फीट, शार्प चेहरा, गेहुआ रंग, मस्कुलर बॉडी का हैंडसम सा लड़का खड़ा होता है, उसे इशारों में बैठने के लिए कहता है। जय अमित के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। अमित जय की फाइल देखते हुए, तो आपका नाम जय सिंह है। इस साल आपने अपना कॉलेज फाइनल किया है? जय, जी सर। अमित, ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? आप हैंडसम हैं, आपके फीचर्स एक एक्टर बनने के लिए हैं, तो आपने एक्टर बनने के लिए क्यों कोशिश नहीं की? जय, सर एक्टर बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस जॉब की जरूरत थी, मैंने असिस्टेंट जॉब के लिए आपके यहाँ अप्लाई किया था। अमित अंडरस्को, आप जानते हैं आप असिस्टेंट किसके बनेंगे? जय, जी सर, आपके पर्सनल असिस्टेंट के लिए। अमित अंडरस्को, आई एम इम्प्रेस्ड, मुझे ईमानदार लोग पसंद है और मुझे जरा भी चीटिंग बर्दाश्त नहीं। अगर मुझे ये लगा कि तुम चीटिंग कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, मैं माफी मांगने का मौका नहीं देता, सीधे पनिशमेंट देता हूँ। इसलिए पहले से ही आगाह कर दे रहा हूँ। सर आपको जरा भी शिकायत नहीं मिलेगी, आप मेरा काम देख लीजिएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना चाहता हूँ मैं, आगे जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। अमित, हम बहुत खुश हैं आपके आगे पढ़ने के लिए। हम खुद आपको इनकरेज करेंगे आपके आगे पढ़ाई के लिए, पर ईमानदारी से रहना। जी सर, मैं पूरा ईमानदार रहूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर को इस पर साइन कर दो और यह कुछ एडवांस पैसे हैं, इनको रख लो, काम आएंगे और कल से टाइम से ऑफिस आ जाना। जय बहुत खुश था, फाइनली उसे यह जॉब मिल गई। वो अमित को नमस्ते करके वहां से चला जाता है। वह बहुत खुश था, फाइनली उसे यह जॉब मिल गई और सैलरी भी अच्छी मिल गई। क्या सारंग रूही को मन लेगा? 54 सारंग का दिल धड़कना। अब तक आपने पढ़ा? अमित, हम बहुत खुश हैं आपके आगे पढ़ने के लिए। हम खुद आपको इनकरेज करेंगे आपके आगे पढ़ाई के लिए, पर ईमानदारी से रहना। जी सर, मैं पूरा ईमानदार रहूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर को इस पर साइन कर दो और यह कुछ एडवांस पैसे हैं, इनको रख लो, काम आएंगे और कल से टाइम से ऑफिस आ जाना। जय बहुत खुश था, फाइनली उसे यह जॉब मिल गई। वो अमित को नमस्ते करके वहां से चला जाता है। वह बहुत खुश था, फाइनली उसे यह जॉब मिल गई और सैलरी भी अच्छी मिल गई। अब आगे कॉलेज खत्म हो गया, सभी स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। रूही ईवा के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ निकल चुकी थी। इधर सारंग रूही को ढूंढ रहा था। सारंग को रूही कहीं नहीं मिली, हारकर वो भी अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया। रूही, ईवू चलना यार, आज हम मिलकर कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, मेरा बहुत मन कर रहा है। ईवा, ठीक है चलो, औरों को भी बुला लो, तभी अच्छा लगेगा वहां पर। रूही ने सभी को कॉल किया मून रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए।
1 घंटे में सभी मून रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। शाम का डिनर वहीं करते हैं जिसमें रौनक, दीपेश, जोगेंद्र, गौतम, ऋचा, अंजलि, रमेश, गोविंद, रीमा और रैना भी थी। सभी वहां पर मिलकर लंच करते हैं। तभी ईवा के फोन की रिंग बजती है। ईवा फोन रिसीव कर वहां से उठ जाती है और थोड़ा आगे बढ़कर बात करने लगती है। हेलो। हाँ बोलो क्या हुआ? वहां पर सब अरेंज हो चुका? अमित, हाँ बोस सब कुछ हो चुका और मैं अपने लिए अपना पर्सनल असिस्टेंट का इंटरव्यू भी ले लिया है। वो पास भी हो चुका है। उसका नाम जय सिंह है। ईवा, गुड जोर, थम्स अप का चिन्ह। अमित, थैंक यू बॉस, फोल्डेड हैंड्स। अच्छा तो मुझे कब आना होगा? आप चाहे तो कल आ सकती हैं। ठीक है, बिग बी कॉलेज के बाद मैं वहां आना पसंद करूंगी, तभी मैं वहां पर सब देख पाऊंगी। और मेंशन का क्या प्रोसेस चल रहा है? कब तक आप मेंशन को ले लेंगे? अमित, एक मेंशन देखा है, उसकी लोकेशन और समझ में आ जाए। अगर लोकेशन समझ में आ जाती है तो मैं उसको फाइनल करवा दूंगा बॉस, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। ईवा अंडरस्को, ठीक है, आप मुझे वहां आने पर सब बता देना। और अभिषेक कब तक आने वाला है? जी बॉस, अभिषेक 3 दिन बाद आ जाएगा। ओके, बाकी का काम अभिषेक के आने के बाद ही होगा। अच्छा मैं अब रखती हूँ। जी ओके बॉस। ईवा फोन काट देती है। रूही, ईवू किसका फोन था? बिग बी का। तो क्या बिग बी ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया? हाँ खुल गया प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा है मिरेकल स्टार। और बिग बी ने अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट भी ढूंढ लिया जिसका नाम जय सिंह है। रूही, अच्छा ठीक है। सभी लंच करके आपस में बातचीत करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। लड़कियां हॉस्टल जाने लगती हैं। आज बिल का पेमेंट रूही करती है। ईवा और रूही को वहीं थोड़ा एक शॉप पर कुछ काम था इसलिए वह रुक जाती है। अचानक बादल गरजने लगते हैं। यार ईबू, लगता है बारिश होने वाली है। ईवा, अरे नहीं, थोड़ा बहुत पानी गिरेगा, बारिश अभी बंद हो जाएगी। रूही, नहीं मैं सच कह रही हूँ, देखना बारिश बहुत तेज हो जाएगी, हम हॉस्टल नहीं जा पाएंगे। ईवा, चल देखते हैं, अभी जिस काम के लिए आए हैं पहले वह करो। दोनों एक शॉप पर चली जाती हैं। वहीं कुछ दूरी पर सारंग भी शॉप पर आया हुआ था और अपने लिए कुछ देख रहा था। ईवा शॉप के अंदर आगे निकल चुकी थी, रूही पीछे रह गई थी। सारंग ने रूही को देख लिया था। रूही को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। सारंग रूही को देखकर खुश हो जाता है, फिर वो जल्दी से उसके करीब आ जाता है। क्या ले रही हो? रूही को सारंग की आवाज आई। उसने पलट कर उसकी तरफ देखा तो, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मेरा पीछा कर रहे थे क्या? सारंग, क्यों, मैं नहीं हो सकता यहाँ, शॉप है यार, और फिर मैं पीछा क्यों करूंगा तुम्हारा? मैं तो इस शॉप पर पहले से ही हूँ, चाहे तो टाइम देख लो और दुकान वालों से भी पूछ लो। ये शॉप है, मैं यहाँ अपने लिए कुछ पर्सनल चीज लेने आया था। मुझे तुम नजर आ गई तो बस मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। रूही कुछ नहीं बोली। सारंग उसे देखकर मुस्कुराने लगा। रूही, ऐसे क्या देखकर मुस्कुरा रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? सारंग, नहीं, तुम्हारे चेहरे पर, इन सुंदर सी आंखों पर बस एक मोटा सा चश्मा लगा है जो मुझे इरिटेट कर रहा है, बस और कुछ नहीं। अगर यह चश्मा हटा दो तो तुम बहुत सुंदर लगोगी। रूही, जस्ट शट अप, अब चुप रहो तुम। सारंग अंडरस्को, कभी तो मेरे प्यार में आओगी तुम, मैं भी देखता हूं कब तक मेरे प्यार में नहीं आओगी। मैं तुम्हें अपने से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा तो मेरा नाम भी सारंग नहीं। तुम एक घमंडी और मगरूर लड़के हो जो तुम किसी एक के नहीं हो सकते। तुम अपनी उस सो कॉल्ड मनीषा के पास जाओ, वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुम उसके पीठ पीछे उसको चीट कर रहे हो। सारंग, नहीं, मैं उसे चीट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैंने उसे लेकर कोई कमिटमेंट्स नहीं किया है। ये वो भी जानती है, देखना एक दिन मैं ये साबित करके रहूंगा। मेरे दिल में तुम हो, वो नहीं। रूही, मैं सच कह रहा हूं, मेरे दिल में सिर्फ तुम आए हो और कोई नहीं। मैं तुम्हें ही चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने से प्यार कराकर ही रहूंगा। मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगा हूं। रूही उसकी बातें सुनकर अपना मुंह टेढ़ा करके ईवा के पास चली जाती है। वहीं पीछे से सारंग उसे फिर से देखकर मुस्कुराने लगता है। देखता हूं कब तक मेरे प्यार को इग्नोर करोगी, कभी तो मेरे प्यार को अपनाओगी, कभी तो मुझे प्यार करोगी। मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारे रूह से मोहब्बत हो गई है। रूही, तुम सिर्फ मेरी हो। ईवा, क्या हुआ, कहाँ रह गई थी? रूही, कुछ नहीं, हमारे कॉलेज के सीनियर मी सारंग मिल गए थे। ईवा, क्या कुछ कहा उन्होंने तुमसे? वही पुराना प्रेम पुराण, में तुमसे प्यार करता हूँ। ईवा, हाँ हो सकता है वो तुमसे सच में प्यार करते हों। रूही, छोड़ना यार, चलो चलते हैं यहाँ से। ईवा और रूही बाहर निकल आती हैं। सारंग भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। शॉप से थोड़ी दूर विक्रम की गाड़ी वहां से गुजरने लगती है। विक्रम को ईवा दिखाई दे जाती है। विक्रम ईवा को देखकर उसका दिल धड़कने लगता है।
उसको देखते ही ड्राइवर से कहकर गाड़ी रुकवा देता है और सबको उतर जाने के लिए कह देता है। सर हम कैसे उतर जाएं? बारिश तेज हो रही है। विक्रम, हमने कहा अभी आप उतर जाए और आप अभी खुद आगे निकल जाएं। कार को हम खुद ड्राइव करके ले जाएंगे। ड्राइवर और जीवेश मजबूर हो गए, उन्हें वहीं उतरना पड़ा। जीवेश ने मेंशन में फोन किया यहाँ दूसरी गाड़ी लाने के लिए। विक्रम गाड़ी को चलाकर वहां ले जाता है जहां ईवा खड़ी थी। विक्रम सिंह गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे ईवा के पास आने लगा। अब बारिश तेज होने लगी। सारंग भी पीछे से आ गया। सारंग ने देखा कि बारिश तेज हो रही है। तभी सारंग की फिर से रूही और ईवा पर नजर पड़ी, दोनों बारिश में भीग रही हैं। सारंग तुरंत रूही के पास गया, तुम यहाँ अब तक खड़ी हो, तुम यहाँ से गई नहीं। ईवा, कोई रिक्शा टैक्सी नहीं मिल रही तो कैसे जाएं? सारंग, आप दोनों कहाँ रहती है? हॉस्टल रहते हैं हम, अब बताओ तुम हमारी हेल्प कैसे करोगे? सारंग, अभी तुम बारिश में भी भीग रही हो, देखो तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। चलो तुम्हें हॉस्टल चलना है, मैं तुम दोनों को छोड़ाऊंगा। इतने में उनके पास विक्रम सिंह आकर खड़ा हो जाता है। विक्रम सिंह को वह तीनों देखते हैं। अरे सर नमस्ते, आप यहाँ कैसे? वही यहाँ से मैं गुजर रहा था, मैंने आप लोगों को यहाँ देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं गाड़ी से उतारकर आपके पास आ गया। ईवा को विक्रम को देखकर उसका दिल धड़कने लगता है, वह बेचैन होने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे विक्रम का उसके साथ बरसों पुराना नाता है। विक्रम भी बड़े ध्यान से ईवा को देख रहा था, उसका भी दिल बेचैन था पर वह कुछ कर नहीं सकता था। फिर दोनों की खामोशी से सारंग और रूही ने विक्रम सर को नमस्ते किया। सर नमस्ते। विक्रम ने भी उनका ग्रीट लिया। ईवा भी अपने सेंस में आती है, वो विक्रम को ग्रीट करती है। विक्रम भी उसकी तरफ देखता हुआ उसकी ग्रीट लेता है। विक्रम, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ अकेले नजर आए तो मैं यहाँ आ गया, चलो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, कहाँ चलना है? सारंग, थैंक यू सर, मेरे पास भी गाड़ी है, मैं इन दोनों को हॉस्टल छोड़ आऊंगा। विक्रम, नहीं मेरे पास भी गाड़ी है, मैं छोड़ आता हूँ। इतने में बारिश और तेज हो जाती है, चारों भीग जाते हैं। बारिश तेज होने की वजह से अब तो गाड़ी निकालने का सवाल ही नहीं उठाता। शॉपकीपर ओना बाहर निकलता है। अरे साहेब, यह बारिश बहुत तेज रहेगी और अब नहीं रुकने वाली। आप लोग यहाँ फंस चुके हैं, आप लोग की गाड़ी नहीं निकल पाएगी, आप सभी भीग चुके हैं, बीमार पड़ जाएंगे। आप एक काम करिए, आप मेरी शॉप के अंदर आ जाइए, जब बारिश थम जाए तब आप चले जाएगा। चारों ने यही सोचकर उसकी शॉप के अंदर चले जाते हैं। आज तो जैसे विक्रम और सारंग दोनों की मन की मुराद मिल गई, दोनों दिल ही दिल में बहुत खुश थे। आज दोनों लड़कियां उनके पास है। सारंग रूही के पास आकर बहुत खुश था और विक्रम की दिल की मुराद पूरी गई ईवा के पास आकर। विक्रम अपने मन में, मैं तो एनुअल फंक्शन का इंतजार कर रहा था तुम्हें ढूंढने का। आज का दिन तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से मुलाकात हो जाएगी ईवा तुमसे। आज मैं तुम्हारा बर्थ मार्क देख कर ही रहूंगा, भगवान ने मुझे मौका दिया है, मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी डोल को आज ढूंढ कर ही रहूंगा। आज की रात चारों के साथ क्या होगा? क्या विक्रम की मुराद पूरी होगी? क्या विक्रम आज ईवा को ढूंढ लेगा? पढ़ते रहिए। क्या सारंग रूही का दिल जीत पाएगा? 55 विक्रम को अपनी डोल मिल गई। अब तक आपने पढ़ा। आज तो जैसे विक्रम और सारंग दोनों की मन की मुराद मिल गई, दोनों दिल ही दिल में बहुत खुश थे। आज दोनों लड़कियां उनके पास है। सारंग रूही के पास आकर बहुत खुश था और विक्रम की दिल की मुराद पूरी गई ईवा के पास आकर। विक्रम अपने मन में, मैं तो एनुअल फंक्शन का इंतजार कर रहा था तुम्हें ढूंढने का। आज का दिन तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से मुलाकात हो जाएगी ईवा तुमसे। आज मैं तुम्हारा बर्थ मार्क देख कर ही रहूंगा, भगवान ने मुझे मौका दिया है, मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी डोल को आज ढूंढ कर ही रहूंगा। अब आगे चारों शॉप के अंदर चले जाते हैं। सारंग रूही का हाथ पकड़ लेता है। रूही भी अब चुपचाप उसके साथ दुकान के अंदर चल देती है। आज रूही और ईवा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। ज्यादा बारिश की भीगने की वजह से ईवा अपने ओरिजिनल रूप में आ रही है। उसका धीरे धीरे कुछ रंग साफ हो गया है। शॉपकीपर ने उन सबको एक सही जगह पर अलग अलग बिठा देता है। उसकी थोड़ी दूरी पर ईवा और विक्रम को बैठाकर वहां से चला जाता है। विक्रम बस ईवा को ही देखे जा रहा था। सारंग रूही को देख जा रहा था। रूही उसके ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल हो जाती है। रूही, ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ो। सारंग रूही का हाथ छोड़ देता है। सारंग रूही को देखकर, तुम कितनी खूबसूरत है। रूही, फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, सच में। तुम मुझे पहले नजर क्यों नहीं आई? जब तुम पहली बार कॉलेज में आई थी अपनी दोस्त ईवा के साथ, मैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग कर रहा था, जो तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम लोगों ने मुझे रोका भी, यहाँ तक तुम्हारी दोस्त ईवा राजवंश ने मेरा हाथ भी पकड़ा। मैं उस पर उस वक्त गुस्सा भी हुआ।
मैं तुम लोगों पर भड़कने भी लगा। तुम लोगों की गलती ना होने पर भी मुझसे सॉरी कहा। फिर मैंने तुम लोगों की रैगिंग करने की कोशिश भी की और साथ में बदतमीजी भी की थी। तब तुम बिल्कुल चुपचाप थी, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, ना बोल रही थी। मुझे लगा तुम बहुत सीधी हो। फिर मैंने तुम पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुम लोगों के साथ फिर से बदतमीजी भी की। उस दिन के लिए सॉरी। रूही उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। और मैं तुमसे ये भी कहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा सकती, क्योंकि मेरा बाप सबसे ज्यादा यहाँ पैसा देता है, वह यहाँ का ट्रस्टी है। लेकिन ये सब झूठ है। मेरे बाप को मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए सब कहता हूँ। मैंने अपनी इमेज एक बिगड़े लड़के की बना रखी है, जिससे मुझे बेचारा समझकर कोई बुली ना कर सके। जबकि सच तो यह है, मेरे बाप ने मुझे कभी अपनाया नहीं, और न ही मेरी माँ को। मेरे बाप की दूसरी फैमिली है, उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। रूही पूछती है, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सारंग, मैं अपनी जिंदगी की हकीकत इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मुझे कभी गलत न समझो और न ही गलतफहमी रहो। तुम मेरी जिंदगी की अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी हकीकत पता रहे। सारंग फिर से बताने लगता है, यहाँ के कॉलेज का ट्रस्ट मेरा बाप नहीं है, मैं ही इस कॉलेज में पैसे भरता हूँ और सबको यही लगता है। मेरा बाप राजेश त्रिपाठी यहाँ का ट्रस्टी है। मुझे सब बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहते हैं, जबकि यह सच नहीं है। सारंग, फिर तुम मुझसे जुहू बीच पर भी टकराए। सच कहूं तो मेरा दिल उसी दिन तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। उस वक्त मैं इस फीलिंग्स को समझना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब कल तुम्हारे साथ कोइंसिडेंटली में एक्सीडेंटली किस हुआ, तब मेरा दिल तेजी धड़का, जो कभी किसी के लिए भी नहीं धड़का। तभी मैं समझ गया था कि मेरा दिल जोरों का धड़कने क्यों धड़कने लगा। फिर मैं बेचैन हो गया। तब मेरी समझ में आने लगा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सारंग की सारी बातें सुनकर रूही का भी दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो उसे अब और गौर से सारंग को देखती हैं। सारंग भी रूही को देखने लगता है। अब सारंग चुप हो जाता है। अब एक दूसरे की नजरें टकरा रही हैं। फिर सारंग खामोशी से अपनी जगह से उठकर रूही के करीब आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम बहुत ध्यान से ईवा को सरप्राइज के साथ देख रहा है। उसका चेहरा और उसके हाथों का रंग कुछ अलग दिख रहा है, जैसे कोई गंदगी लगी है वो धुलकर साफ हो रही है। विक्रम अब अपना ध्यान ईवा के चेहरे से हटाकर उसके हाथों को देखने लगता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फाइनली उसे वो दिख जाता है जिसे वो कब से देखना चाहता था, और कोशिश भी कर रहा था देखने की, जो उसे मौका नहीं मिल रहा था। इस वक्त उसके दिल में कई तरीके का तूफान चल रहा होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर ईवा को अपने गले लगा लेता है, उसे अपनी बाहों में भरकर उसे अपने सीने से चिपका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें नम हो जाती है, उसके कोरों से आंसू निकल जाते हैं। आज विक्रम बहुत भावुक हो जाता है। विक्रम जज्बाती हो जाता है। वर्षों बाद फाइनली उसकी डोल कैथी उसे मिल गई। वो बहुत तड़पा है उसके लिए, जिसे वो दीवानों की तरह उसे ढूंढ रहा था। अपनी डोल को ढूंढने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। वो एक प्रिंस था, अपनी डोल को ढूंढने के लिए एक मामूली आदमी बनकर रहने लगा। मुंबई में एक बिजनेसमैन बन गया, और कॉलेज में एक मामूली सा टीचर। विक्रम ही जानता था उसके दिल पर क्या बीत रही थी। वो कितना तड़पा है उसके लिए। ईवा को अपने अंदर समेट लेना चाहता है। ईवा, पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया अचानक उसके साथ क्या हुआ। उसे महसूस हुआ वो किसी की बाहों में है, उसे कोई कसकर जकड़े हुए हैं। वो हिल भी नहीं पा रही है। वो कसमसाने लगती है। फिर वो अपना चेहरा उठाकर देखती है, उसे एक बेहद हैंडसम सा चेहरा दिखाई देता है। वो समझ जाती ये चेहरा किसका है, जो आंखें बंद करके उसके कंधे पर अपना सिर रखे हुए हैं। फिर उसे अपने कंधे पर और गीला गीला महसूस होता है, हालांकि उनके कपड़े बारिश से अभी भी भीगे हुए हैं। विक्रम के कानों में एक मीठी सी बहुत ही प्यारी महीन सी आवाज आती है, सर आपको क्या हुआ, क्या आप रो रहे हैं? विक्रम वैसा का वैसा ही रहा। वो टसमस नहीं होता। वो ऐसे ही अनजान बना रहा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और वैसे ही उसे अपनी बाहों में समेटकर गले लगा रहा, जैसे वह फिर से उससे कहीं दूर ना चली जाए। सर, फिर से उसे आवाज आए। इस बार बेबस होकर उसके कंधे से अपना सिर हटाता है और उसे देखने लगता है। सर आप रो रहे हैं? वो कंफ्यूज हो जाता है। वो ऐसे ही उसे फिर से देखने लगता है। फिर से उसे आवाज आती है, सर क्या आप रो रहे हैं? इस बार वो उससे मजबूर होकर उससे अलग हो जाता है। ईवा को फिर से वैसे ही देखने लगता है। फिर अपने सेंस में आकर वो ईवा से कहता है, क्या मैं रो रहा था? ईवा, सर आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आप रो रहे हैं। इस बार विक्रम अपने आंखों के आंसू साफ करता है। नहीं, ये बारिश का पानी है जो आंखों में भर गया है। फिर ईवा से पूछता है, क्या तुम्हें बचपन का कुछ याद है?
यही कोई 6 साल की उम्र का कोई इंसिडेंट जो तुम्हारे साथ बीता हो। ईवा, सर 6 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, मुझे कैसे याद होगा। बस एक बात याद है, मैं जंगल में रोती हुई सड़क के किनारे आ गई थी। और किसी रिच पसंद संजय राजवंश और उनकी पत्नी निर्मला राजवंश फैमिली ने मुझे एडोप्ट कर लिया था। तब से मैं उन्हीं के साथ हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं। 6 साल की उम्र तक की मुझे अपनी आइडेंटिटी की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, उसके बाद की जानकारी है। उधर सारंग और रूही बहुत नज़दीक खड़े थे। दोनों की धड़कनें शोर कर रही थीं। वो दोनों और नज़दीक आ गए, उनके इतने करीब आने में एक दूसरे के होंठ टकरा जाते हैं। सारंग ने तुरंत रूही के होंठों को अपने गिरफ्त में ले लिए। वो उसे धीरे धीरे चूमने लगा। अब रूही भी उसका साथ दे रही थी। अब सारंग की किस धीरे धीरे पेशेंटली किस में बदलती जा रही थी। वो उसे बहुत ही पेशेंटली चूमने लगा। करीब 10 मिनट तक वो उसे चूमने में लगा रहा। अब रूही को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब सारंग को एहसास हुआ रूही को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो उससे तुरंत दूर हट जाता है। इधर विक्रम को जब ईवा की आइडेंटिटी के बारे में पता चला, उसे कुछ भी याद नहीं, वो मायूस हो गया। पर जल्दी ही वो समझ गया और अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ ईवा को देखकर अपने मन में कहने लगा, कोई बात नहीं, जिसे तरह तुम मुझे मिली हो उसी तरह एक दिन तुम्हारी यादें भी वापस लाऊंगा। तब तक मैं तुम्हें इसी रूप में प्यार करूंगा। तुम्हें मैं अब अपने दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम ईवा राजवंश हो या फिर कैथी शैलोमेथ हो। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी डोल हो। विक्रम इस वक्त कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहता है, वह सिर्फ इतना जानता है यह मेरी डॉल है। मैं इसके बगैर नहीं जी सकता, और ना ही वो इसके बगैर रह सकता है। वह फिर से उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। ईवा भी प्यार से उसकी बाहों में आ जाती है। ईवा को भी अब उसके गले लगना बहुत अच्छा लग रहा था। ईवा की भी धड़कनें शोर कर रही थीं और विक्रम की भी धड़कनें शोर कर रही थीं। इस वक्त वो दोनों दुनिया से बिल्कुल बेखबर है। ईवा अपने मन में, जब मुझसे कोई टकराता है या मुझे कोई छूने की कोशिश करता है, मेरी पावर शक्ति ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है और उस इंसान को झटक कर दूर फेंक देती है। फिर विक्रम सर को क्यों नहीं मुझसे दूर किया। ईवा अपना सर झटक देती है, क्योंकि वो इस वक्त और कुछ सोचना भी नहीं चाहती। वो सिर्फ अब विक्रम सर की बाहों में ऐसे ही रहना चाहती है, क्योंकि उसे सुकून मिल रहा था। इस वक्त वो एक मामूली लड़की बन गई थी जो उसे खुद भी नहीं मालूम। अब ईवा के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हमें आगे जाकर पता चलेंगी। ईवा, आज मैं इतना सुकून महसूस क्यों कर रही हूँ। अब मेरी बेचैनी भी कम हो रही है। ऐसा लग रहा जैसे सर का साथ पाने के लिए मैं भी कब से तड़पी रही हूँ। ना जाने ये कैसा एहसास है जो विक्रम सर के सीने से लगकर मिल रहा है। मैं ऐसे ही विक्रम सर के सीने से लगी रहूं। विक्रम किस तरह से ईवा की याददाश्त वापस लाएगा। क्या युवा की याददाश्त वापस आ जाएगी। सारंग का प्यार रूही के लिए कहां तक पहुंचेगा। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट।